हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSP लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करने वाले हैं हमारी मैथ प्रश्नावली 14 सांख्यिकी। तो पहले नॉर्मली अपन सांख्यिकी के बारे में जान लेते हैं कि सांख्यिकी होता क्या है। सांख्यिकी हमारी एक गणित की एक शाखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसी के आधार पर ही हमारी ऐसी ही एक अलग शाखा है गणित की जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों। तो सांख्यिकी में होता क्या है, सांख्यिकी में हम लगते हैं हमारे जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी के अंदर क्या किया जाता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़े, सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों को हम डाटा भी बोल सकते हैं, डाटा। अब बात आती है कि डाटा होते क्या हैं। ये डाटा होते क्या हैं। डाटा होते हमारे, जैसे आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ये हमारा क्या है, एक डाटा है, आंकड़े हमारे। या फिर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने प्रतिशत मार्क प्राप्त किए, ये हमारा डाटा हो गया। आपसे कहा जाए कि आपके मित्र के परिवार में कितने सदस्य हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाटा हो गया। या फिर मेरे हाथ में कितने मार्कर लग रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, एक डाटा हो गया। ठीक। तो हमारे जो डाटा होता है उसका अध्ययन स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। संख्याओं या फिर हमारे आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है, सांख्यिकी में किया जाता है। यही हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों का अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाता है। अब बात आती है कि सांख्यिकी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सांख्यिकी में आपने 9th की क्लास में बखूबी पढ़ाई होगा, जिसके अंतर्गत हमें वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारताएँ होती हैं, माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सब आपने पढ़ाई होगा। तो इनका ही एक विस्तृत रूप आके हमारे 10वीं में आता है, जो हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो हमारे जो हमारा जो प्रारंभ होता है, सांख्यिकी का प्रारंभ होता है, वो होता है हमारा माध्य से। माध्य, जो कि माध्य संख्या, माध्य को हमने औसत भी बोलते हैं, इसको औसत भी कहा जाता है। औसत तो आपने नॉर्मली पढ़ाई होगा। औसत का सूत्र जो भी प्रचलित में हम बखूबी जानते हैं उसको, जैसे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बहुत छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब हम। तो उसके अंतर्गत हमारा ये होता है। तो अब बात करते हैं, हम माध्य की बात करेंगे। माध्य होता क्या है, रफ कॉपी लेके ज़रूर बैठें और जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। तो हमें बात करनी होती है हमारे माध्य की। माध्य क्या होता है, माध्य का एक रूप औसत बताया था, औसत को ही बोलते हैं, औसत ही होता है, औसत ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े होते हैं, उनका ही बस निकालना होता है, औसत की तरह ही। और इसके लिए यहाँ पे माध्य में एक अलग से सूत्र दिया गया है, अलग से सूत्र दिया गया है, जिसकी सहायता से हम यहाँ पे माध्य ज्ञात करते हैं। अच्छा, वो सूत्र है क्या, किस प्रकार से निकाला जाता है, कितने तरीका होते हैं, कितने उसके मतलब प्रकार होते हैं, तो उस सभी का अध्ययन हम माध्य में करने वाले हैं। माध्य एक औसत बताइए, औसत आप बताइए होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती ही है। तो हम बात करने वाले हैं अब माध्य की। माध्य जैसे हमें यहाँ पे कुछ प्रेक्षण लिए, प्रेक्षण हमें किए, कौन कौन से प्रेक्षण किए, हमने यहाँ पे कुछ लिए प्रेक्षण किए। जैसे प्रेक्षण, हमारा पहला प्रेक्षण प्राप्त हुआ हमारा x1, दूसरा प्रेक्षण प्राप्त हुआ हमारा x2, तीसरा प्रेक्षण प्राप्त हुआ हमें x3। इसी प्रकार आगे चल के हमारे प्रेक्षण प्राप्त किए हमने xn, मतलब n तरीका के हमने यहाँ पे प्रेक्षण प्राप्त किए। और इनकी जो बारंबारताएं हमें प्राप्त हुई, इनकी जो हमें बारंबारता हैं वो प्राप्त हुई, वो हुई हमारी, जैसे f1 हो गई,
F2 होगी। और ये जो है ना ये क्रमशः है, मतलब x1 की F1 है, x2 की F2 है और x3 की F3 है। तो इसी प्रकार हमारी ये हो गई कितनी, Fn, xn की क्या हो गई, Fn हो गई। ये हमारे प्रेक्षण है, ये हमारी बारंबारता है। और अब हमें ज्ञात करना है कि इनका माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है माध्य के लिए सबसे पहले हमें इनका योग चाहिए होता है, योग। तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा, कुल प्रेक्षण कितने होंगे, तो प्रेक्षण प्राप्त होंगे कुल प्रेक्षण के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी प्रेक्षण दिए हुए होते हैं प्रत्येक प्रेक्षण को प्रत्येक उसकी बारंबारता से मल्टीप्लाई करना है ओनली। तो x1 यहाँ पे जो प्रेक्षण है उसकी बारंबारता कितनी हो गई, F1 हो गई। इसी प्रकार जो x2 जो प्रेक्षण है उसकी जो बारंबारता है कितनी हो गई, F2 हो गई। ऐसे ही आगे चल के x3 जो प्रेक्षण है उसकी बारंबारता कितनी हो गई, x3 हो गई। इसी प्रकार हमें n की क्या हो गई, xn की जो बारंबारता है वो Fn हो गई। ये हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसका हमें निकालना होता है माध्य, क्योंकि हमारा चैप्टर तो माध्य ही चल रहा है, तो हमें निकालना है इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य में क्या होता है कि हमें जो ये कुल प्रेक्षण दिए हुए होते हैं इन कुल प्रेक्षणों को योग कर देते हैं, कुल प्रेक्षणों का योग, उसके जो नीचे बटा में क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होती है। तो क्या हो गया, सूत्र क्या हो गया हमारा, प्रेक्षण का औसत की तरह ही प्रेक्षण माध्य बराबर होगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे हो गया, जैसे अब माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य बराबर हो गया, जो ये है ना टोटल कुल प्रेक्षण, इनको हमें क्या करना है, इनका हमें करना है योग, x1 F1 प्लस x2 F2 प्लस x3 F3 प्लस डॉट 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 करके xn बटे Fn, और जो बटा में लिखी जाती हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे जो भी कुल इसकी बारंबारता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 करके Fn आ गया। अब यहाँ पे जो हमने जो इसका जो कुल निकाला है सबको क्या कर दिया है, योग कर दिया है। अब ओवरऑल क्या आता है इसका जो रिजल्ट आता है ना, अब इसके लिए योग करने के लिए एक हमारे पास स्पेसिफाइड वर्ड है, क्या होता है, वो है साहब हमारा सिग्मा। नाम सुना होगा, शायद देखा भी होगा आपने, सिग्मा, इसको बोलते हैं हम सिग्मा। और इस सिग्मा का अर्थ क्या होता है, इस सिग्मा का जो अर्थ होता है वो होता है योग। क्या होता है, योग होता है। सिग्मा का अर्थ होता है योग। तो हमें यहाँ पे इस जो ओवरऑल जो ये कुल है इसको हम सिग्मा के अंदर लिख देते हैं, सिग्मा। अब सिग्मा के अंदर का यहाँ पे 1 से लेके n तक है, तो यहाँ पे तो लिख देंगे हम Fn xn, या फिर xi, जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, i कर लो, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बुक है ना उसमें i दिखाया गया है। और जो i बराबर है यहाँ पे i बराबर 1 से लेके n तक मान लेंगे, और इसी प्रकार सिग्मा fi, और i बराबर हमारा यहाँ से 1 से लेकर के n तक हो गया। अब जो हमारा ये जो आया है ना, ये हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है। माध्य बराबर हो गया सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो। तो हम जो माध्य निकालेंगे ना वो इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे अब। तो और जो माध्य निकालने की जो अब आगे पढ़ेंगे हम, माध्य निकालने की विधियां हैं, कितनी विधियां हैं, कौन कौन सी विधि कब काम में लेनी है, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं माध्य को ज्ञात करने की, इनकी जो विधियां कितनी है। माध्य उससे पहले हम कुछ आंकड़ों का आधार देख लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे बताया गया कि आपकी अपनी जो भी आपकी 10वीं की जो मतलब क्लास है उसके अंतर्गत कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं कि उनका स्कोर क्या क्या है। तो हमें इनका अपनी कुल जो भी हमारी जो क्लास है उसका हमें स्कोर ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है कि किस आधार पर निकालेंगे। क्योंकि ना अब एक एक बच्चे के हिसाब से तो हम नहीं बता सकते कि ये ओवरऑल क्लास कितनी होशियार है
या कितनी मतलब कमज़ोर है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो भी हमारे जितने बार भी स्टूडेंट हैं या फिर आप जितने बार भी छात्र हैं, इन सब का हमें डाटा कलेक्ट करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी का रिजल्ट कैसा है, प्रत्येक विद्यार्थी का रिजल्ट कैसा है। इसी प्रकार हम जब टोटल हमारे जितने बार भी आप विद्यार्थी हो, हम उन सब का जब कलेक्ट करेंगे ना, और उनका हमें क्या निकालना होता है, माध्य निकालना होता है। उसी के आधार पे हम पता चला सकते हैं, पता चल सकता है हमें कि ये जो हमारी, ये जो आपकी जो क्लास है, ये एवरेज है या होशियार है या फिर थोड़ी कमज़ोर है। तो हमें इसके लिए हमें जैसे हमें कुछ डाटा प्राप्त हुआ, जैसे हमारे हम मतलब हमें कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए। देखो हमें जैसे जैसे हमें कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे हमारी क्लास में कितने विद्यार्थी हो गए, हमारी क्लास में विद्यार्थी हो गए 12, ठीक है, 12 विद्यार्थी हमारे क्लास में। और उन, माफ़ करना, थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हमारे कुल विद्यार्थी हो गए हमारे 12, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में कुल विद्यार्थी हो गए 12 ले लेते हैं। 12 में जो हमारा जो भी एवरेज है, अब एक विद्यार्थी को प्राप्त हुए हमारे 8 अंक, दूसरे को प्राप्त हुए हमारे 9 अंक, तीसरे को प्राप्त हुए 6 अंक, चौथे को प्राप्त हुए 4 अंक। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को प्राप्त हुए 2 अंक, एक को प्राप्त हुए 8 अंक, ठीक है स्टूडेंट। कितने हो गए, 2 4 6 ले लेते हैं। एक विद्यार्थी को प्राप्त हुए 1, एक को प्राप्त हुए फिर 2, एक को प्राप्त हुए फिर 4, फिर एक को हो गए 6, अन्य एक को, फिर हो गए एक को 8, एक को हो गए 2। ये हमारे जो भी हमें जो प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं, अब इन्हीं को हम एक सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कुल विद्यार्थी हैं और उन्होंने कितने प्राप्त अंक प्राप्त किए। जैसे विद्यार्थी, यहाँ हो गए हमारे विद्यार्थियों की संख्या और यहाँ हो गए हमारे प्राप्त अंक। उनके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे इसको ही सरल रूप में, मतलब इसको प्राप्त करेंगे, इससे सरल हमारे ये हो जाएगा, इससे सरल हम एक और अन्य की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें देखो, जैसे एक नंबर, सबसे पहले एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। जो भी एक नंबर कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, ठीक है ना, कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। तो ये बात आ जाएगी हमारी, सॉरी इसको बारंबारता कर देते हैं, इसको प्राप्त बारंबारताएं, अंक नहीं बारंबारता कर लो, अंक नहीं इसको कर लो बारंबारताएं, ठीक है सर, बारंबारताएं, ये बारंबारताएं हो गई। एक, अब जो एक प्राप्त हुआ है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने प्राप्त किया है। अब 2 अंक जो प्राप्त किए हैं वो कितने स्टूडेंटों ने प्राप्त किए हैं, 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। 3 यहाँ पे कोई नहीं है। 4 देखते हैं, 4 कितने लोगों ने प्राप्त किया है, एक और एक 2 लोगों ने 4 अंक प्राप्त किए। उसके बाद में आते हैं 5 यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं 6 की, 6 कितने लोगों ने प्राप्त किए, 2 लोगों ने प्राप्त किए, 6 वाले 2 हो गए। 7 यहाँ पे किसी ने नहीं किया है। अब बात करते हैं 8 की, तो 8 कितने लोगों ने प्राप्त किए, 8 अंक 3 लोगों ने प्राप्त किए। फिर यहाँ फिर इसके बाद में देखो नाइन्थ कितना, एक ओनली, ठीक है ना। 9 वाले कितने हो गए, 1 हो गए। ये हमारा क्या हो गया, हमारे जो आंकड़े हैं उनको व्यवस्थित क्रम में रखने की एक क्या हो गई, एक विधि होगी। जिसको अब जो ये वाली विधि है, ये आपने 9th क्लास में बखूबी पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं अवर्गीकृत। हम इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अवर्गीकृत बारंबारता है। देखो ये मत समझना कि मतलब सवाल कब होने वाले हैं, क्योंकि सवाल होने से पहले आपको ये जो कंसेप्ट है ना, सवाल होने से पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए, क्योंकि ना इन्हीं के आधार पे आप अब डायरेक्ट आओ सवाल करा दो, तो इससे अच्छा है कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो पिछला ज्ञान है ना, पिछले ज्ञान से हमें कनेक्ट होना चाहिए कि हमें 9th में पढ़ के आएँ तो 9th में हाँ ये पढ़ा था, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको याद होगा कि हाँ हमने पहले कभी पढ़ा तो है। उसके लिए ये ज़रूरी है और हमारा ज्ञान स्थायी भी रहेगा इससे, ठीक है। अब इसको पहले ये था, अब इसको इस तरह व्यवस्थित किया। अब हम एक अन्य विधि से हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गए विद्यार्थी प्राप्त, विद्यार्थी। अब यहाँ पे और यहाँ पे हो गए एक अन्य बारंबारताएं, ठीक है, ठीक। अब ये जो अपन करने वाले हैं ना, ये करने वाले हैं हम वर्गीकृत बारंबारता की बात।
वर्गीकृत बारंबारता की बात। ठीक है मित्रों, अब इसके लिए हमें देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो हम जैसे 2 का पैराग्राफ बना रहे थे, 0 से 2, 0 से लेकर के 2 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो 0 से 2 का देखो, और 0 से 2 1 2 3, 3 विद्यार्थी हो रहे हैं, 3 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2 से लेकर 4 तक की बात कर लेते हैं। 2 से लेकर के 4 अंक वाले कितने विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो आ गया ना 2, यहाँ पे आप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम 2 अंक है ना, वो हमें यहाँ काउंट करना है, ना कि यहाँ पे नहीं लेना है आपको 2। यहाँ पे आएगा 3, 2 और 4 के बीच वाली संख्याएं, उसमें 4 काउंट है और यहाँ पे 2 काउंट है। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने 3 लिया। देखो 0 से 2 वाले कितने, यहाँ पे 1 है, 2 ये हो गए, तो ओवरऑल कितने हो गए, 3 बारंबारता हो गई। अब देखते हैं 2 से 4 वाली। 2 से 4 वाली कितनी है, एक तो 4 हो गई, 2 4 है और तो है ही नहीं, तो 4 हो गई 2, 4 हो गई 2। अब बात करते हैं हम 4 से 6 वाली। 4 से 6 वाली कितनी हो गई, 4 से 6 देखो आप, 4 तो यहाँ पे हमने काउंट ले ही ली, तो 6 बची। 6 को देखो, 6 कितनी है 2, 6 2 हो गई। अब बात करते हैं 6 से लेकर 8 वाली। 6 से 8 वाली, 6 से 8 वाली कितनी है देखो, 6 से 8 वाली कितनी है, उसमें देखो 7 तो है नहीं यहाँ पे, 8 वाली कितनी है 3, 8 वाली होगी 3, और यहाँ पे देखो 9। अब देखते हैं हम 8, और यहाँ पे देखते हैं हम 8 से लेकर के 10 है, और 8 से 10 वाली कितनी विद्यार्थी हैं देखो, तो 9th ओनली, एक ही विद्यार्थी है ये 9 वाला, तो ये हो गए हमारे 9। ठीक है, तो हमारी जो ये जो आपने जो डाटा है, ये जो डाटा कलेक्ट किया है, इसको व्यवस्थित करने की हमारी यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार हैं यहाँ पे। ये तो विधिगत है, ये आराम से, इससे भी सिंपल पड़ता है ये हमारा। यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो देख लो कितनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, ये विद्यार्थी टोटल हो गए, और इधर ये भी विद्यार्थी, सब विद्यार्थी समान है। मैंने कितने लिए थे, 12 लिए थे, वही है यहाँ पे। और साहब यहाँ पे अब देख लो तुम, अवर्गीकृत बारंबारता है, ये वर्गीकृत बारंबारता है। ठीक है, अब आते हैं हम, बात करते हैं हम सवाल की। आप इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको उचित लगे देख लो। ठीक है दोस्तों, करें साफ। अब आते हैं सवालों के ऊपर, सवाल किस प्रकार से हल करें, साथ ही साथ करते रहें। नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो भी आगे की बातें हैं ना, वो हमारी क्लियर होंगे इससे। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं आपका। चलो उदाहरण देख लो, एक उदाहरण देख लें, उसके बाद में उदाहरण नंबर पहला ही ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर पहला है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए एक सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो अभी तो हमें प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही देख लेते हैं, माध्य ज्ञात करना है। माध्य, उदाहरण नंबर हमारा हो गया पहला। ठीक है, और इसके डाटा हैं हमारे पास में, प्राप्तांक, एक तरफ प्राप्तांक हो गए और दूसरी तरफ हो गए हमारे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये एक्स आई होता है, ये हमारा डाटा कलेक्ट होता है वो एफ आई होता है। तो यहाँ पे देखो, जो 10 प्राप्तांक वाले विद्यार्थी हैं, 10 प्राप्तांक वाले विद्यार्थी कितने हो गए हमारे यहाँ पे, एक है, और 20 जो प्राप्त किए गए वो कितने विद्यार्थी हैं, वो भी एक है।
अच्छा 36 जो प्राप्त किया है वो कितने विद्यार्थी हैं? 36 वाले विद्यार्थी हो गए हमारे 3। 40 वाले विद्यार्थी कितने? 40 जिन्होंने प्राप्त किया वो हो गए 4। 50 वाले विद्यार्थी कितने? वो हो गए हमारे 3। पहला ही उदाहरण है ये दोस्तों, ठीक है, देख लेना आप अपनी बुक में। उदाहरण नंबर फर्स्ट ये है। 56 वाले विद्यार्थी हो गए 2। 60 वाले विद्यार्थी कितने? 60 वाले हो गए 4। 60 वाले 4। 70 वाले कितने? 70 वाले भी 4। उसके बाद में 72 वाले कितने हो गए? 72 वाले हो गए हमारे 1। उसके बाद देखते हैं 80 वाले कितने हो गए? 80 वाले 1। 88 वाले कितने हो गए? 1। उसके बाद में 92 वाले कितने विद्यार्थी हैं? वो हो गए 3। और एक लास्ट 95। और 95 वाले कितने विद्यार्थी हो गए? ये हो गए हमारे 1 हो गए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमें यहाँ पे आपको सूत्र क्या बताया गया था कि यहाँ पे होता है जो भी सिग्मा, जो तुम्हें माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र बताया था वो क्या था, वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या था माध्य बराबर? क्या था वो? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही था। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। या तो आप यहाँ पे अगर आप याद रखो यहाँ पे कि इनके नीचे आई लगती है तो बेस्ट है, अगर ना भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आई लगाएं, ये आई मतलब इन जनरल, इसका मतलब इन जनरल मतलब सब में ये यूज होगा, एक से लेकर के जितने बार भी हैं। लेकिन इनका जो इन जनरल का मतलब है ये जितनी भी काउंट संख्या होंगी उन सबका एन तक योग है। यहाँ पर आई बराबर 1 से लेकर के एन तक, वो कितनी भी दे रखी हो। जैसे यहाँ पे ये जो दे रखा है डाटा टोटल, तो इसी प्रकार इनका मतलब यही है, आई बराबर 1 से लेकर के, जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब हो गया आई बराबर 1 से लेकर के आई बराबर 13 तक टोटल ही हो गया इसका। तो विद्यार्थी हमें यहाँ पे देखो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि जो भी ऊपर है जो सिग्मा एफ एक्स का हमें क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का योग लेना और सिग्मा एफ का योग लेना है। तो हमारे पास ये सिग्मा एफ का योग तो है, विद्यार्थियों की संख्या हमारी 30 थी जो कि सवाल में दी गई है। अब हमें देखना है सिग्मा एफ एक्स जिस प्रकार के हमने एक्स का एफ से गुणा किया है उसी प्रकार हमें 10 का जो प्रत्येक संख्या है उनका आपस में क्या करना है? गुणा करना है। जैसे देखो 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 हो गया, उसी प्रकार 20 का 1 से करेंगे 20 हो गया, 36 का हमें 3 से करना है 108 हो गया, 40 का 4 से करना है 160 हो गया, 50 का 3 से करना है 150 हो गया। और ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको करनी पड़ेंगी। 56 का 2 से करना है 112 हो गया, 60 का 4 से करना है 240 हो गया, 70 का 4 से देखो 700 को 28 280 हो गया, 72 का 1 से 72, 80 का 1 से 80 आएगा, 88 का 1 से 88 आएगा। इसी प्रकार 92 का 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 276 हो गया, और 95 का 1 से 95 आ गया, ठीक है दोस्तों। और ये जो पूरा जो एफ एक्स है इन सबको 1 से लेकर 13 तक जो आप योग करोगे तो यहाँ पे योग आएगा 1779, ठीक। अब हमें रखना है ये मान हमारे सूत्र में। देखो तो माध्य बराबर क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, आई बराबर, आई मतलब इन जनरल, आई बराबर 1 से लेके हमें मान लेना होता है एन तक। तो रखो मान, एफ एक्स का मान कितना आ गया? 1779। और यहाँ पे ये जो विद्यार्थी सिग्मा एफ का योग क्या हो गया? 3 हो गया, तो भाग दो, 3 चिक्की 18, तो और 3 पंजे 15, 18 ज़्यादा हो गए, कितने बच्चे यहाँ पे? 2, 27 हो गए, 3 पंजे 15, 3 चिक्की 18, 3 27 हो गए, 59 पॉइंट, और 3 आती है यहाँ पे 9 हो गए 0। तो ये हो गया हमारा इसका माध्य, ठीक है दोस्तों। अगला जो भी है अगला सवाल हम करेंगे। और हमारे जो माध्य ज्ञात करने की जो विधियाँ बताई गई थी आपको, प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य, एक पग विचलन विधि, उसके बारे में हम आगामी कक्षा में पढ़ने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को कहो, आपके जो भी मित्रगण हैं उनसे कहो कि 10वीं का कोर्स स्टार्ट हो गया है, आराम से पढ़ो, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।